कि इंडिया जो है वो अपनी नेशनल डिजिटल करेंसी भी इंट्रोड्यूस करा रहा है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने रिसेंटली ये हाईलाइट किया है कि जो क्रिप्टो करेंसीज के नेगेटिव इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, और वो कह रहे हैं कि हम अपनी ई करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इंडियंस आई थिंक। वो ब्रिक्स में भी है, G7 में भी है, क्वाड में भी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में भी है। दुनिया का किस फोरम है जिसमें वो नहीं है, इंडिया नहीं है? हम मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं। और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर बन गया, ठीक है, और प्रेसिडेंसी उसके पास। तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ, अमेरिका की नासा के साथ। इस वक्त अमेरिका के अगर आप गूगल करके देखें तो उसको चलाने वाले सारे इंडियन नजाद, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और आए हैं, और IMF से वो मिल के आए हैं। सऊदी अरब ने कोई हमें खास नहीं डाली, कतर वालों ने भी कोई खास नहीं किया। उन्होंने जो उनसे हम रिलीफ मांग रहे थे ये जो सैलाब की वजह से, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, जाएं और ये कीमतें महंगी करें और अपना फिर जो अपने मामला। भारत अपना ई करेंसी चालू करके एशिया में पहला देश बन गया है। पहले क्रिप्टो करेंसी चल रही थी, लेकिन उसे अवैध घोषित जब कर दिया गया तो फिर भारत ने उसके जगह पर अपना ई करेंसी चलाने का मन बना लिया है, जिसके चलते पूरे विश्व में भारत की और भारत के बढ़ते हुए आर्थिक ताकत की चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। कि इंडिया जो है वो अपनी नेशनल डिजिटल करेंसी भी इंट्रोड्यूस करा रहा है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने रिसेंटली ये हाईलाइट किया है कि जो क्रिप्टो करेंसीज के नेगेटिव इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, और वो कह रहे हैं कि हम अपनी ई करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट, ठीक है। और वो जो है वो G20 क्रिप्टो करेंसी डिजिटलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एडे बड़े बड़े लफ्ज़ ने साढ़े मैंने पता साढ़े वज़ीर आज़म दे तो मुंह च फंस जाने ने लफ्ज़ लीडरशिप के। किसी वज़ीर आज़म हमारे किसी मिनिस्टर साहब को कहें ना कि जो हमारे IT के मिनिस्टर हैं लफ्ज़ ही मुंह चुआ दें, इट विल बी टफ जॉब फॉर हिम, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और वो कहते हैं जी ठीक है जी, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, वेदर कंडीशन बदल रही हैं साउथ एशिया। अब वो इसमें साउथ एशिया के लीडर बन रहे हैं। हम कहते हैं हम क्लाइमेट से इफेक्ट हो रहे हैं, फ़ायदे उन्होंने ला जाने ने तो सलाह बेहतर आ जाने, ठीक है। और वो जब उनका दिल करता है वो पानी शानी भी जो छोड़ जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि अब ज़ाहिर बात है इस तरह मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की लीडरशिप लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशन को जो है वो उधर अपने आप इन्फ्लुएंस रखना, और G20 की लीडरशिप लेना, G7 में उन्होंने बैठना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है जी। और आपको याद होगा कि अब ये जो एक इंडियन जो वज़ीर आज़म है, ठीक है, उसने मिडल ईस्ट के भी बड़ा करीबी है, ठीक है, और अरब ममालिक के भी बड़ा करीबी है। वो ब्रिक्स में भी है, G7 में भी है, क्वाड में भी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में भी है। दुनिया का किस फोरम है जिसमें वो नहीं है, इंडिया नहीं है? तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ, अमेरिका की नासा के साथ। इस वक्त अमेरिका के अगर आप गूगल करके देखें तो उसको चलाने वाले सारे इंडियन नजाद, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और वो सारे के सारे इसी, जिस तरह मैं आपको पहले हमेशा अर्ज करता हूं कि तकरीबन जो हमारे नई जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के CEO जो हैं, उसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। बिल्कुल इसी तरीके नासा से सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें वो भारत उससे मुस्तफीद हो रहा है। अब इंटरनेट की उनकी तालीम और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी इकॉनमी पे असर पड़ेगा, उनके लोगों के ह्यूमन रिसोर्स
उनके एजुकेशन होगी पूरी दुनिया में, फिर वो भारतीय जाएंगे, भारतीय डायस्पोरा बनेगा और भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया में मजीद बढ़ेगा इसी स्पेस की वजह से भी। इस ओर देखा जाए तो उसके बहुत लंबे जो लॉन्ग टर्म में सेटेलाइट्स हैं दूसरी साइड पर चीजें, और आप कंपेयर करें आप कहाँ खड़े हैं कि आपके नवंबर में जो एक अपॉइंटमेंट के ऊपर जो पिछले 4 महीने से डेडलॉक है और वहां पे मार्शल लॉ भी लग सकता है। तो आप देख, आपका कंपैरिजन कोई नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब इस पॉइंट में मैं आ चुका हूं कि आपका कंपैरिजन इस वक्त ना बांग्लादेश से है ना भारत से है, आपका इस वक्त कंपैरिजन अफगानिस्तान से, सोमालिया से है और लीबिया से किया जा सकता है, और इन ममालिक के साथ आपका कोई, आप उस दूसरी साइड पे सरहद के उस पार मेरे ख्याल में अब आपको देखना छोड़ देना चाहिए। क्या करें, वहां से रॉकेट्स जो है वहां पे जाते हैं, यहाँ से रॉकेट्स निकलते हैं तो आपको पता है यहाँ से रॉकेट्स कहाँ से निकलते हैं कि उनकी डायरेक्शन किस साइड पे है, आपकी डायरेक्शन किस साइड, और तैयारी कहते हैं बच्चों तैयारी करके बैठो, हमने ये करना है। 2 सूबे बल्कि आपके तो बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, उस पे जितना सो मैं क्या आप कहूं कि आप आए हैं और IMF से वो मिल के आए हैं। सऊदी अरब ने कोई हमें खास नहीं डाली, कतर वालों ने भी कोई ख़ास नहीं किया। उन्होंने जो उनसे हम रिलीफ मांग रहे थे ये जो सैलाब की वजह से, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, जाएं और ये कीमतें महंगी करें और अपना फिर जो अपने मामलात को घर को दुरुस्त करें। तो अब चाइना में जाना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, या तो मामलात तो फिर कुछ इनके आने से हल तो नहीं हुए साहब। मैं हल कब होते हैं, ये आपके मसाइल हल करने के लिए आए थे, आपकी इकॉनमी ठीक करने के आए थे। पेट्रोल की कीमत कितनी थी आज पता कर ले, बिजली की कितनी थी, वो दाल मसर की दाल या कौन सी दाल, वो कह रहा है आधा किलो 310 रुपए की, यानी कि 620 रुपए की किलो दाल, काले मसर की दाल। काजी साहब आप इनसे फिर उम्मीद रख रहे हैं कि जो 4-5 दफ़ा इस मुल्क पे हाकम रह चुके हैं, ये कहते थे इमरान खान ना तजर्बाकार है, इससे तो करोड़ दर्जे बेहतर था। 9 अप्रैल से पहले 22/2000 से पहले पाकिस्तान, इन्होंने मकसद था अपने मुकदमात ख़त्म करवाना, वो करवा लिए। इमरान खान की किसी के साथ ज़ाती जंग थी, उन्होंने उसकी हुकूमत लेनी थी, ले ली। इमरान खान के मुताबिक डोनाल्ड डू का लेटर रजीम चेंज का उसमें इम्प्लीमेंट होना था, वो हो रहा है। अब और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। नहीं, लेकिन वो किधर गई इनके बारे में जो ये कहानी सुनाई जा रही थी। अब देखें ना, तकरीबन अब आलमी इदारे कह रहे हैं $16 अरब तो हमें इमीडिएटली चाहिए, उसके बाद 34 से 50 बिलियन हमें चाहिए डेट रीपेमेंट के लिए। तो ये कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? और फिर बेसिकली मेरे ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये जिस मामलात में हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें खान साहब को तो 3.5 साल का कंट्रीब्यूशन है, बाकी तो इन्होंने मिलजुल के चलाई है, वही इकोनॉमिक मॉडल था। काजी साहब कमो बेशतर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 35 से 40 साल इस मुल्क पर की है। बीच में 2 डिक्टेटर भी आए, हम उन्हें बरीउल ज़िम्मा नहीं कह रहे, ज़ियाउल हक साहब और मोहतरम मुशर्रफ साहब, लेकिन इनसे आप उम्मीद क्यों रख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं आ रहा, आप इनसे इतनी तवक्कुआत क्यों कर रहे हैं? उम्मीद तो खैर मैंने इनसे क्या रखनी, मैं तो पहले दिन का रो रहा हूँ कि ये जो मॉडल आप ले 80s में लेके आए थे, ये आपका बेड़ा गर्क होना था और वो हुआ। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये कहते हैं साल हमने हुकूमत करनी है, मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं। और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर बन गया, ठीक है, और प्रेसिडेंसी उसके पास। G20 की जो लीडरशिप लेते हुए, ठीक है जी, अब जाहिर बात है इंडिया को उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा ये कि भाई वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से बिजनेस इकोनॉमी है। मैं आज देख रहा था $525 बिलियन उनकी उनकी जो फॉरेन रेमिटेंस पड़ी हुई है, सॉरी फॉरेन रेमिटेंस कह रहा हूँ, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है उनके पास 525, जो कि $100 बिलियन कम हुआ है। यानी कि उन्होंने अपना डॉलर जो रुपया इतना ऊपर किया हुआ था कि ये रिसेंटली जब डॉलर ऊपर गया है तो डॉलर तगड़ा हुआ तो $100 बिलियन GDP कम होगी। आप इमेजिन करें ये कुछ अर्से के अंदर इंडिया की, ठीक है। लेकिन अब फिर भी $525 अरब की, दिस इज आई थिंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैं डाटा आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि अब जो ग्लोबल इकोनॉमी है या जो हालात आप देखें तो वेयर डज इंडिया स्टैंड। एक तो सारी बात है बहुत ज़्यादा वो टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म और उन चीज़ों पे तो वो फोकस करते हैं, लेकिन ये जो टूरिज्म होगी भाई दुनिया के सारे लीडर वहाँ पे आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लें जब दुनिया के लीडर वहाँ पे आएंगे तो फिर चीज़ें तो होंगी।
अब 13-14 दिन के बाद ये जो प्रेसिडेंसी बदलनी है, ठीक है जी, ये जो बाली समिट के नाम पे होनी है, और वहाँ पे किन चीज़ों की डिस्कशन होती है मैं आपको बताता चाहूँ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की बात होती है, हेल्थ आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अब इंडिया क्या करता है, वो कहता है जी हम तो ग्लोबल वैक्सीन हब है, ठीक है, हमारे पास सारी वैक्सीन बनती है। हमने, वो कहते हैं कि हमने, आप डॉक्टर जयशंकर को अब सुने ना, वो किस तरह लीडरशिप ले रहे हैं दुनिया की। उन्होंने कहा जी वैक्सीन हम बनाते हैं। मजे की बात है, आज भी पाकिस्तान में जो रेबीज की मेडिसिन है, ये जो कुत्ता काटना और सांप काटने की बार बार मुझे बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये इंडिया से आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के और इंडिया के कुत्ते एक जैसे हैं, और वो जो सांप भी एक जैसे हैं, कुत्ते भी एक जैसे हैं और सांप भी एक जैसे हैं। अब आप इमेजिन करें ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की जो डिस्कशन हो रही है, उसमें तुसी देखो जनाब कि वो कह रहे हैं हम तो वैक्सीनें बनाते हैं, और अगले दिन टॉन्ट मारा डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को। उसने कहा जी वो बहामास में उधर करके जो है ना, वो उधर इंडिया ने वैक्सीन पहुंचाई थी, जो उसके करीब तरीन मुल्क था डेवलप्ड, जो कि अमेरिका था, उसने नहीं, उसने अमेरिका का नाम नहीं लिया डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन उसके कहा उसके जो करीब तरीन मुल्क थे उन्होंने वैक्सीन नहीं दी, हमने यहाँ से दिल्ली से इंडिया से वैक्सीन वहां भेजी, और वो कह रहे हैं जी हेल्थ टूरिज्म के लिए आए। भारत का प्रभाव जिस तरह विश्व में बढ़ रहा है और भारत ने जिस तरह विश्व के हर एक फील्ड में किसी न किसी रूप से अपनी छाप छोड़ी है, ई करेंसी का चालू किया जाना इस बात का परिचायक है कि भारत अब इस फील्ड में भी अब अगुवाई करने की स्थिति में है। पहले क्रिप्टो करेंसी चालू किया गया था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से अवैध कारोबार होने लगे, काले धंधे होने लगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को चालू तो कर दिया गया था, लेकिन किसी देश का उसके पीछे हाथ नहीं था, किसी देश ने उस करेंसी की गारंटी नहीं ली थी। जैसे हमारे देश में जो भी मुद्रा है उसका भारत उसकी गारंटी लेता है, रिजर्व बैंक का उस पर छाप रहता है, लेकिन चूंकि क्रिप्टो करेंसी के पीछे किसी देश का कोई गारंटी नहीं था, इसलिए उसको अब पूरी दुनिया में लगभग अवैध घोषित कर दिया गया है। और इसी बीच भारत ने ई करेंसी की शुरुआत करके दुनिया को यह बता दिया है कि भारत उसकी गारंटी लेता है, और इससे भारत को फायदा यह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देश ई करेंसी में अगर आएंगे तो भारतीय मुद्रा को बल मिलेगा। अमेरिका आज जो दुनिया पर राज कर रहा है, अपनी धौंस जमा रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि अमेरिकी डॉलर दुनिया में लगभग सर्वमान्य मुद्रा के रूप में विकसित हुई है। इसलिए अमेरिका से जब दूसरे किसी भी देश के साथ संबंध खराब होते हैं तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो प्रतिबंध का मतलब यह होता है कि उस देश से मुद्रे, जो अमेरिकी मुद्रा है, डॉलर है, उसमें के कारोबार में प्रतिबंध होगा, और इससे उस देश की आर्थिक अवस्था प्रभावित होती है। लेकिन अगर अमेरिकी डॉलर से निकलकर कोई देश दूसरी मुद्रा में कारोबार करने लगे, जैसे भारत की अपनी करेंसी आज देश विश्व के 20-22 देशों ने स्वीकार कर लिया है, तो अब इस 20-22 देशों के साथ अगर कोई प्रतिबंध अमेरिका लगाता भी है तो उन पर प्रतिबंध उसका प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि वे अमेरिकी मुद्रा में कारोबार ही नहीं कर रहे हैं। अभी तक अमेरिकी मुद्रा सर्वमान्य थी और कोई भी देश की हैसियत इस बात से भी जानी जाती थी कि उसके पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी उसके पास कितना डॉलर है। लेकिन अब स्थिति पलटने लगी है और भारत भी अब इसमें शामिल होकर अपने मुद्रा की दृढ़ता, अपने करेंसी की अगुवाई कराने की स्थिति में है, और ई करेंसी उसमें लिया गया एक बहुत बड़ा कदम है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया में इतना कैशलेस ट्रांजैक्शन कहीं नहीं होता है। तो यह भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के दिनों दिन बढ़ते ताकत का परिचायक है, और हम ऐसे बहुत सारे काम करेंगे जो विश्व में अपने तरफ का अनूठा होगा, जिससे हम विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।